चलो ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली, सी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज द mechanism of transfer of the characteristics from the parents to the offsprings. Okay, then offspring means babies. Okay, that mechanism is called as the this heredity. Okay, and it was studied by Mendel in detail, and he means he gave the laws of heredity. That's why he is called as the father of genetics. He is called as the father of genetics. Okay, then he studied everything in detail. Okay, अब इसमें कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, then why did he select the pea plant for the experiment? Okay, so he selected the pea plant for the experiment because pea plants shows many visibly contrasting characteristics. Many visibly observable contrasting characteristics. जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कशन भी किया था उसके ऊपर कि जो पी प्लांट होता है उसके अंदर जो विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है उसके अंदर कि एक टॉलनेस है, देन तो अभी शॉर्टनेस है, तो हमको वहां पर खुला दिखाई देता है कि एक प्लांट शॉर्ट है, टॉल है. देन इसके बाद में होता है एक के फ्लावर होते हैं व्हाइट और दूसरे के फ्लावर होते हैं पर्पल. ओके, तो ये भी हमको एकदम ऑब्जर्वेबल डिफरेंस होता है दोनों का. एक के सीड्स होते हैं राउंड और दूसरे के सीड्स होते हैं रिंकल्ड, ये भी ऑब्जर्वेबल होता है. ओके, देन इसके बाद में होता है एक के सीड्स होते हैं दिस ग्रीन और दूसरे के सीड्स होते हैं येलो, ये भी ऑब्जर्वेबल चेंज होता है, डिफरेंस होता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पी प्लांट होता है उस पी प्लांट के अंदर बहुत सारे विजिबली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि द स्टडी बिकम्स इजियर. ओके, एक पॉइंट होता है उसके अंदर. दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जो पी प्लांट होता है पाइसम सतिवम, उसका साइंटिफिक नेम है, देन इट कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन. ओके, एंड इट कैन बी ग्रोन इन एनी एरिया. ओके, एंड इट कैन बी ग्रोन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर. सपोज अगर आपके पास में अच्छा फार्म अवेलेबल है तो आप इसकी जो फार्मिंग है वो साल में 3-4 बार भी कर सकते हो. ओके, तो वो एकदम सिस्टमेटिकली वहां पर ग्रो होगा, कोई इशू नहीं होता उसका. ओके, इस वजह से ही सिलेक्टेड दैट पाइसम सतिवम. ओके, और उसके बाद में क्या किया, उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को उसने कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया. ओके, और वो अपने ऑब्जर्वेशन को 7 इयर्स तक ऑब्जर्व करता रहा. ओके, और 7 इयर्स के बाद में ही केम आउट विद द रिजल्ट्स. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिजल्ट ही गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, अब जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं यहाँ पे देखो. ठीक है, तो सी उसने जो लॉज यहाँ पर बताए थे हमको, उसमें से दो एक्चुअली 2 ही मेन लॉ होते हैं, लेकिन वो 2 लॉ के अंदर ही 2 और लॉ एडजस्ट किए हुए हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं उसके जो 2 मेन लॉज होते हैं वो वाले, और उसी के अंदर जो दूसरे लॉज को एडजस्ट किया गया है. ओके, वो कैसे किया गया मैं आपको समझा देता हूँ. देन सबसे पहला लॉ क्या है उसका, द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. ओके, पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या रहती है, ऐसे कुछ बहुत नया कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पर. ओके, क्या बताना चाहा उसने, एक अपने बताने की कोशिश किया कि क्या होता है कि देन हर एक इंडिविजुअल के पास में एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 2 जीन्स होते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था इसके ऊपर. ओके, देन तो और क्या होता है कि सपोज अगर वो दोनों भी जीन्स एक ही टाइप के होते हैं, ओके, जैसे शायद मतलब बहुत डोमिनेटिंग रहे या बहुत रिसेसिव रहे, तो इस टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं उनको बोलते हैं प्योर ब्रीड. उनको क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीड. ओके, और इस जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं होमोजाइगस सिचुएशन. होमोजाइगस सिचुएशन. ओके, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे या जो भी बेबीज पैदा होंगे तो they will have the same characteristics like the parent. For example, अगर सपोज इसका कोई बेबी पैदा होता है तो वो टॉल ही रहेगा. ओके, मतलब ऐसे 2 प्लांट अगर आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तो वो टॉल ही रहेगा, और अगर ऐसा कोई 2 प्लांट है जिनका आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तो नेचुरली वो शॉर्ट रहेगा.
बिकॉज ये प्योर ब्रीड है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में फर्टिलाइज कर डालते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइब्रिड पैदा होगा जिसके पास में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हाइट के लिए दो अलग अलग जीन्स रहेंगे, वन जीन विल बी ऑफ टॉलनेस एंड वन जीन विल बी ऑफ शॉर्टनेस। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन इट इज हेटेरोजाइगस, ओके, इन हेटेरोजाइगस सिचुएशन, ओके, क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रेट ही अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस कर पाता है, फिनोटॉपिकली एक्सप्रेस कर पाता है, उसी को बोलते हैं हम फिनोटॉपिकल। ओके, फिनोटॉपिकली या फिर वो फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? डोमिनेंट ट्रेट। ओके, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं हम रिसेसिव ट्रेट। ओके, रिसेसिव ट्रेट, एक डोमिनेंट ट्रेट रहेगा और एक रिसेसिव ट्रेट रहेगा। ओके, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? देन व्हाट हैपेंस इन द हेटेरोजाइगस सिचुएशन? इन द heterozygous situation what happens over here? See, then out of the two alleles, see ये जो दो जीन्स हैं which are contrasting, okay, एक टॉलनेस का एक शॉर्टनेस का, ऐसे दो जीन्स है हमारे पास में। So in the heterozygous situation out of the two alleles, what are the alleles? Then these alleles are the two contrasting genes, they are called as the alleles of each other or allelomorphs of each other, either alleles of each other or allelomorphs of each other. Then in the heterozygous situation out of these two alleles, okay, only one can express itself phenotypically or physically, then this is called as the law of dominance. Okay, दूसरा जो रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। Okay, so this is law of dominance. Okay, now what happens over here? See, okay, यहाँ पर होता क्या है कि जो ये पहला लॉ हो गया उसका, अब दूसरे लॉ को उसने मतलब ये वो तो अलग ही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, उसका एक्चुअली फर्स्ट लॉ ये वाला है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। तो इसमें उसने क्या किया था कि दो प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए। ओके, एक प्योर ब्रीड टॉल प्लांट था और एक प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट था। ओके, मतलब एक डोमिनेटिंग ट्रेट वाला है और एक रिसेसिव ट्रेट वाला है। ओके, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो सपोज डोमिनेटिंग के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसको आप सपोज कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो, तो जो शॉर्टनेस रहेगा आप उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो कलर है, एक येलो है और एक ग्रीन है। ओके, एंड आउट ऑफ दीस टू कलर्स, ओके, इफ येलो इज डोमिनेटिंग, इट इज डोमिनेटिंग एंड ग्रीन इज रिसेसिव, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो येलो कलर वाला जो जीन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, और जो ग्रीन कलर वाला जीन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। ओके, देन दोनों भी सेम लेटर यूज करते हैं, एक के लिए कैपिटल लेटर और एक के लिए स्मॉल लेटर। ओके, तो इस तरीके से उसने यहाँ पे दो प्लांट लिया, एक था प्योर ब्रीडिंग टॉल और एक था प्योर ब्रीड टॉल और एक प्योर ब्रीड शॉर्ट। ओके, देन और उसने उन दोनों का क्रॉस करवा दिया। ओके, देन अब क्रॉस से करने से क्या हो गया यहाँ पर कि इनके क्रॉस के बाद में क्या रिजल्ट यहाँ पर सामने आया कि सी होगा क्या कि सपोज यहाँ पर ये दो जीन्स है, तो दो गैमेट्स जब तैयार होंगे तो दोनों गैमेट्स को इनमें से एक एक जीन मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, ओके, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनका काम क्या होता है कि देन एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। कि अब जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए मदर से भी आएगा, डीएनए फादर से भी आएगा। अब अगर एक डीएनए मदर से आ गया, एक डीएनए फादर से आ गया, तो उस सेल के पास में दो डीएनए हो जाएंगे, लेकिन एक सेल को सिर्फ एक ही डीएनए की जरूरत होती है, दो डीएनए के साथ में वो काम नहीं कर पाएगा और वो सेल मर जाएगा, वो सेल सिंपली मर जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा रात दिन होता रहता है, हर रोज, हर सेकेंड, हर मोमेंट 1 मिलियन सेल मरते हैं और 1 मिलियन सेल बनते हैं हमारी बॉडी में। 1 मिलियन 10 लाख सेल हमारी बॉडी में हर लम्हा बनते रहते हैं और हर लम्हा 10 लाख सेल मरते रहते हैं।
ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हो जो 10 लाख सेल मरते हैं उनमें से कई हजारों सेल ऐसे होते हैं कि जिनका सेल्यूलर apparatus मतलब सेल बॉडी डीएनए के साथ मैच नहीं करता, इसलिए वो मर जाते हैं। ओके, एक मिनट बेटा, डोर पे कोई है। ओके, तो क्या होता है कि वो डीएनए और सेल्यूलर बॉडी दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। अब मान लो सब पापा फादर का आ रहा है और एक डीएनए मदर का आ रहा है, तो डबल डीएनए हो गया, तो सेल काम नहीं करेगा, वो मर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो नेचर ने ही एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिसकी वजह से क्या होता है कि फादर की बॉडी के अंदर जो रहता, तो जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन रहेगा, तो वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन क्या करेगा कि एक जो नॉर्मल सेल होता है विच इज डिप्लॉयड, उस डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, पर मैं सिर्फ ह्यूमन के एग्जांपल दूंगा क्योंकि आपको जल्दी समझ जाते हैं। तो क्या होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये होता है आपका डिप्लॉयड सेल। ओके, देन इसी को बोलते हैं हम सोमैटिक सेल। ओके, देन और वैसे ही क्या होता है जो फीमेल पेरेंट होते हैं हमारे, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है ओवेरीज होती है, और वो ओवेरीज क्या करते हैं कि वो भी जो डिप्लॉयड सेल वहां पर होते हैं, देन उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर डालते हैं। ओके, और इससे क्या बनाते हैं वो, पहले क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो एक सेल रहेगा सोमैटिक सेल, तो इससे दो नए सोमैटिक सेल बन जाएंगे। ओके, दो नए सोमैटिक सेल बनते हैं, और ये दो नए सोमैटिक सेल बनने के बाद में क्या होगा कि इनमें का हर एक सेल जो है तो वो दो ओके हैप्लॉइड में ब्रेक हो जाएगा, या दो हैप्लॉइड के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि देन जो टेस्टिस रहेगा, टेस्टिस के अंदर एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे या 4 गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। ओके, देन वैसे इधर भी क्या रहेगा, फीमेल की बॉडी में भी सेम चीज होगा। यहाँ पर आपने लास्ट ईयर सेल चैप्टर में पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, ये मियोसिस होता है। ओके, मियोसिस में क्या होता है कि पहले एक सेल से दो सेल बनते हैं, एक हैप्लॉइड सेल से सॉरी एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल बनते हैं, और दो डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। इस तरीके से दो स्टेजेस में मियोसिस कंप्लीट होता है। ऑन द अदर हैंड जो माइटोसिस होता है वो एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, और उसमें क्या होता है एक डिप्लॉइड सेल से दूसरा डिप्लॉइड सेल बनकर सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा में जैसा हमने देखा था। अब जब वहां पर माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लिया रहेंगे, ओके, मतलब जो पेरेंट सेल था पहले सिंगल सेल, जब वो स्प्लिट होकर दो बनेंगे तो वो दोनों भी एक दूसरे के जैसे सेम टू सेम रहेंगे, एंड दे विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स आल्सो। ओके, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं मियोसिस के अंदर। ओके, देन वो कैसे होते हैं वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि वो जो पार्ट है ना, जो वेरिएशन वाला पार्ट है, वो फिलहाल हमारे इसमें है नहीं, तो हम उसको थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि मेल की बॉडी के अंदर ऐसे जर्म सेल्स तैयार होंगे जिनके पास में आधा ही डीएनए होगा। ओके, तो आधा डीएनए इधर से मदर की बॉडी से आएगा, आधा डीएनए फादर की बॉडी से आएगा, और वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि फादर की बॉडी के अंदर टेस्टिस के अंदर एक डिप्लॉयड सेल को ब्रेक करके 4 मतलब 2 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। ओके, तो जब ये ब्रेकिंग होती है तो उस वक्त में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें के 23 क्रोमोसोम मदर के होते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं। ओके, देन और उनका सेपरेशन होता है। इनफैक्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक दो जीन्स होते हैं, एक मम्मी का होता है, एक पापा का होता है, और जब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर या ओवेरिस के अंदर, तब ये दोनों जीन्स सेपरेट होते हैं, तब ये दोनों भी जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, और इस तरीके से क्या होगा कि हाइट के लिए देन जो दो गैमेट तैयार होंगे, दोनों भी गैमेट को हाइट के लिए एक एक जीन्स मिलेगा। ओके, वैसे क्या होगा कि ये सपोज मदर है, इनकी बॉडी में भी क्या होगा, दो गैमेट्स तैयार होंगे, तो हाइट के लिए यहाँ पर भी दोनों गैमेट्स को एक एक जीन्स मिलेगा। ओके, अब क्या होता है कि ये दोनों गैमेट और ये दोनों गैमेट, इनमें से किसका कॉम्बिनेशन किससे होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये नेचर में कोई नहीं बता सकता है। ओके, देन कितना भी हाई फाई साइंस आप ला लो, देन दुनिया में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कब कौन सा किससे कंबाइन होगा। ओके, और कब किसको कौन से जीन्स आने वाले, ये कोई नहीं बता सकता है। हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे बाद में।
तो अब क्या होता है कि सपोज ये दो गैमेट्स हैं, ये फादर की बॉडी से आ गए, ये दो गैमेट्स मदर की बॉडी से आ गए, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो दो प्लांट हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे, ये उनकी F1 जनरेशन, ओके, F1 जनरेशन तैयार हो गई। ओके, तो जब ये F1 जनरेशन तैयार होगी तो उसमें क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि देन दिस विल कंबाइन विद दिस, ओके, या फिर क्या हो सकता है दिस में कंबाइन विद दिस आल्सो, ओके, एंड दिस में कंबाइन विद दिस, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, या फिर दिस विल कंबाइन विद दिस। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि देन चार पॉसिबिलिटीज है। सी रिमेंबर ये पॉसिबिलिटीज है, सेल तो दो ही बनने हैं आपको, क्योंकि क्या होगा कि मदर की बॉडी में से दो गैमेट आए, फादर की बॉडी में से दो गैमेट आए, तो एक दो गैमेट मतलब एक फादर का गैमेट और एक मदर का गैमेट दोनों मिलकर बनता है एक जायगोट। तो अगर दो डीएन दो गैमेट मम्मी के है, दो गैमेट पापा के है, तो दो ही जायगोट बनने हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन चार पॉसिबल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ओवर हियर। ये इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, अब जो भी पॉसिबिलिटीज होगी तो उसको हम स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर चार सीट्स तैयार हुए हैं। ओके, देन फिर क्या हो गया कि ये जो चारों की सीट्स है, तो ये चारों के चारों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। देन जब मेंडल ने इन सीड्स को ग्रो किया तो ही फाउंड दैट all four plants are tall, all four plants are tall। ओके, हालांकि इन सभी प्लांट्स के पास में दोनों जीन्स अवेलेबल थे, एक टॉलनेस वाला भी था, एक शॉर्टनेस वाला भी था। ओके, लेकिन फिर भी क्या हो गया कि दे ऑल आर टॉल, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेटिंग जीन्स। ओके, देन तो मतलब क्या होता है कि इन हेटेरोजाइगस सिचुएशन ओनली द डोमिनेटिंग जीन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली, द रिसेसिव सेल कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, देन और यहाँ पर क्या हो गया, उसका F1 जनरेशन का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब उसने क्या किया कि इनमें से कोई दो सीड्स को सिलेक्ट किया, बिकॉज सबके सब आइडेंटिकल थे, तो आप कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पर। फिर उसने इनमें से जब दो सीड्स को सिलेक्ट किया देन और उनकी क्रॉसिंग करवाया, सेल्फिंग इसको बोलते हैं हम, सेल्फ क्रॉसिंग। यहाँ पर क्या हो गया कि देन दोनों में फिर से दो गैमेट तैयार हो गए, इसके अंदर दो गैमेट तैयार हो गए, एक को हाइट के लिए कैपिटल टी वाला चीज मिला है, दूसरे को शॉर्ट वाला मिला है, ये फादर है। ओके, मदर की बॉडी में भी ऐसा हो गया कि एक को टॉल वाला चीज मिला है, एक को शॉर्ट वाला मिला है। ओके, अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि देन व्हाई कांट दिस कंबाइन विद दिस और दिस कंबाइन विद दिस। तो होता क्या है कि देन मदर के जीन गैमेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, फादर के गैमेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। क्या होगा, एक गैमेट मदर का और एक गैमेट फादर का ही कंबाइन हो सकता है। तो अभी क्या होता है कि ये दोनों गैमेट सपोज फादर के, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मदर के गैमेट्स थे इनको यहाँ पे लिख दिया, और इनका जो प्रोबेबिलिटी है कि क्या जनरेशन आने वाली है, इसको बोलते हैं हम F2 जनरेशन, इसको बोलते हैं हम F2 जनरेशन। यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो दोनों में टॉलनेस वाले जीन्स आएंगे, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो गया तो एक टॉल एक शॉर्ट, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो एक टॉल एक शॉर्ट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो दोनों शॉर्ट। ओके, देन एंड उसके बाद में फिर से उसको चार सीड्स मिल गए। ओके, जब उसने इन चार सीड्स को ग्रो किया तो पता चला कि इसमें से 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट शॉर्ट था, एक प्लांट शॉर्ट था। सी आपने देखा था कि F1 जनरेशन में चारों के चारों प्लांट टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में एक प्लांट शॉर्ट आ गया। तो ये शॉर्ट आया कहां से, ओके, ये शॉर्ट प्लांट आया कहां से, ओके, दैट वाज द क्वेश्चन। फिर उसकी बेसिस पर उसको स्टडी करने के बाद में मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या होता है कि हेटेरोजाइगस सिचुएशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के पास में एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो जीन्स होते हैं, जिसमें से एक होता है डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव होता है। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये दोनों जीन्स सेग्रीगेट होते हैं, और सेग्रीगेट होते वक्त में वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते हैं। मतलब क्या होगा कि टॉलनेस वाले जीन्स का कोई इफेक्ट शॉर्टनेस वाले जीन्स पर नहीं आएगा, और शॉर्टनेस वाले जीन्स का कोई इफेक्ट टॉलनेस वाले जीन्स पर नहीं आएगा। बोथ द जीन्स विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली एज इट इज, they will go to the next generation independently as it is. This is called as law of independent segregation. This is called as the law of independent segregation. और इसी को हम इस तरह से स्टेट करते हैं, the statement of the law of independent segregation is that in the heterozygous situation during the formation of the gametes,
during the formation of the gametes, the two factors or the two genes get separated without influencing or blending with each other, without influencing or blending each other. Okay, and they get transferred independently in the next generation. Okay, then तो इससे हमको एक बात पता चलती है कि सी ये प्योर ब्रीड था, ये प्योर ब्रीड था, ये हाइब्रिड था, ये भी हाइब्रिड था. ओके, तो एक इंडिविजुअल हाइब्रिड हो सकता है मगर एक जीन या एक फैक्टर हाइब्रिड नहीं हो सकता है. ओके, जो फैक्टर यहाँ पर शॉर्टनेस वाला स्टार्टिंग में अवेलेबल था वो फर्स्ट जनरेशन में आया, तब भी वो शॉर्टनेस वाला ही फैक्टर था. इवन दो इट कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली, वो वहां पर प्रेजेंट रहा और उसके ऊपर अपने शॉर्टनेस टॉलनेस वाला जो एलील था उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, और अगली जनरेशन में इट कुड एक्सप्रेस इटसेल्फ बिकॉज ऑफ बीइंग डोमिनेटिंग प्योर ब्रीड. और इस तरीके से क्या हो गया कि जो टॉलनेस वाला जीन्स था वो आखिर तक का टॉलनेस वाला ही जीन्स रहा, और जो शॉर्टनेस वाला जीन्स था वो शॉर्टनेस वाला ही था. टॉलनेस का शॉर्टनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, शॉर्टनेस का टॉलनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया. देन तो इट मींस दैट द जीन्स ऑलवेज रिमेन प्योर. इसीलिए क्या होता है, इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स. ओके, जीन्स कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते हैं. ओके, एक इंडिविजुअल हाइब्रिड हो सकता है, एक इंडिविजुअल के अंदर जो है ना अलग अलग तरीके के 50 कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं 50 अलग अलग जगह से. ओके, मगर हर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में प्योर रहेगी, हर कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में प्योर रहेगी, वो कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकती. ओके, जैसे हमारे पास जो जवार का प्लांट होता है, ओके, तो वो पता नहीं कितना हाइब्रिड है, हमने किस किस चीज से कॉम्बिनेशन किया उसका. हमने उसका कुछ रशियन प्लांट के साथ कॉम्बिनेशन किया था जिससे कि उसका ड्यूरेशन कम हो गया. हमने कुछ अमेरिकन प्लांट के साथ में उसका कॉम्बिनेशन किया था जिससे कि उसका हाइट का मतलब उसका हाइट कम हो गई. हमने कुछ अफ्रीकन प्लांट के साथ में उसका कॉम्बिनेशन किया था जिससे नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ गए. इस तरीके से हमने 50 कॉम्बिनेशन करके वो ज्वार का प्लांट बनाया. ओके, इसलिए क्या होता है, इंडिया में आज एक ऐसा ज्वार का प्लांट अवेलेबल है कि जो हर सीजन में ग्रो होता है और आपको हर सीजन में वो अच्छी खासी यील्ड देकर जाएगा, चाहे बारिश हो या ना हो, कैसा भी मौसम रहो, कितने भी इंसेक्ट आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, वो हर हाल में रहता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर 50 किस्म के हाइब्रिडाइजेशन का डाले हमने. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करेंगे तो उसकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो वो इंडिविजुअली प्योर है. ओके, ऐसा नहीं हुआ कि भाई इंडियन प्लांट बहुत टॉल होता था और रशियन प्लांट बहुत शॉर्ट होता था तो हमारी हाइट मीडियम आ गई. नहीं, ओके, हाइट जो है तो रशियन प्लांट की है तो रशियन प्लांट की है. नंबर ऑफ ग्रेन जितने अफ्रीका में होते थे उतने यहाँ पर होंगे. देन जितना ड्यूरेशन अमेरिका में होता था उतना ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा. तो हर एक चीज प्योरली मेंटेन होती है उसके अंदर. बस होता क्या है कि देन बहुत सारी चीजें एक साथ में आ जाती है, तो वैसे यहाँ पर भी होगा. No two genes will influence or blend each other and they will be transferred to the next generation independent. Okay, अब ये हो गया हमारा यहाँ पर. तो जो पहली जनरेशन थी वहां पर फिनोटॉपिकली चारों भी प्लांट एक जैसे थे, चारों के चारों टॉल थे. लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, फिनोटॉपिकली 3 प्लांट टॉल है, एक शॉर्ट है. तो इसको बोलते हैं हम फिनोटॉपिक रेशियो. उसका तो इसका फिनोटॉपिक रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पर आता है इसका फिनोटाइप का जो रेशियो आता है इसका, तो वो आता है 3:1 टॉल और शॉर्ट का. ओके, देन लेकिन अगर हमने यहाँ पर जीन्स के पैटर्न को कंसीडर किया और उसको स्टडी किया तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जीन्स के 3 पैटर्न तैयार हो गए थे. ओके, वो 3 पैटर्न कौन कौन से थे, एक था टॉल वाला, दूसरा था देन टॉल शॉर्ट वाला, देन और तीसरा था शॉर्ट वाला. अगर हमने इनका रेशियो निकाला तो रेशियो कितना आएगा, 1:1. ये होगा उसका जीनोटाइप रेशियो. फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो. इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 रेशियोज लिखने पड़ते हैं एक फर्स्ट जनरेशन की. ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन. ओके, अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बताना भूल गया कि मेंडल ने जब ये 2 प्लांट सिलेक्ट किए थे स्टार्टिंग में, एक प्योर ब्रीड टॉल और एक प्योर ब्रीड शॉर्ट, तो ये जो 2 प्लांट्स थे इन दोनों प्लांट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि एक टॉल था एक शॉर्ट था. बाकी जो बचे हुए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे दोनों के वो सेम थे. मतलब इसके भी फ्लावर पर्पल, इसके भी फ्लावर पर्पल, इसके भी सीड ग्रीन, इसके भी सीड ग्रीन, इसके सीड राउंड, इसके भी सीड राउंड, इसका पॉट कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसका भी पॉट कॉन्स्ट्रिक्टेड, सब कुछ सेम था. सिर्फ एक ही डिफरेंस था, एक टॉल था और एक शॉर्ट था. इस वजह से ये जो जनरेशन यहाँ पर हमको मिली है इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड. क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड. क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, सिर्फ एक ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, now see, in order to study the next law, that is the law of independent assortment. Okay,
he went for the second type of the experiment, okay, जिसमें उसने डाइहाइब्रिड कॉम्बिनेशन किया था, okay। अब ये जो डाइहाइब्रिड वाला ये थोड़ा सा लेंदी है इजी लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, जिसको ये समझ गया तो उसको पनेट स्क्वायर कभी भी बनाने आ सकते हैं। जी, डाइहाइब्रिड में उसने क्या किया था कि उसने ये बताने की कोशिश किया डाइहाइब्रिड के अंदर कि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो दो जीन्स होते हैं, देन वो भी एक सेपरेशन के वक्त में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या ब्लेंड नहीं करते हैं, ओके। और जब वो ट्रांसफर होते हैं तो देयर ट्रांसफर इज रैंडम, देयर ट्रांसफर इज रैंडम, ओके। देन कैसे होता है यहाँ पर देखो, ओके। उसने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उसने दो प्लांट सिलेक्ट किए, देन एक प्लांट जो था तो उसके जो सीड्स थे वो येलो थे, ओके। और उसके जो सीड था उनका जो शेप था तो वो था रिंकल, ओके। और जो दूसरा प्लांट सिलेक्ट किया था उसने, उसके सीड्स का कलर था ग्रीन, ओके। और उसके सीड्स थे राउंड, ओके। अब आप यहाँ पर देखो और मुझे देखकर बता दो कि देन येलो और ग्रीन कलर में से देन डोमिनेटिंग कलर कौन सा है? येलो। इसको हमने उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है, ओके। और ये जो स्मॉल वाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रीन कलर। वैसे ही अगर सपोज आर इज रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द सीड दैट इज राउंड और रिंकल, तो दिस राउंड इज द डोमिनेटिंग एंड रिंकल इज द रिसेसिव, ओके। इस तरीके से यहाँ पर उसने दो सीड्स को सिलेक्ट किया। देन अब क्या होगा कि इसकी बॉडी के अंदर दो गैमेट्स तैयार हो गए, इसकी बॉडी में भी दो गैमेट्स तैयार होंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है? Y एंड R, एक को ये दो मिलेंगे, मतलब क्या होगा इस सीड को, मतलब इस गैमेट को, ओके। देन अपने कलर के लिए Y वाला क्रोमोसोम, Y वाला जीन मिला है और शेप के लिए R वाला मिला है, वैसे दूसरे को भी सेम मिलेगा बिकॉज प्योर ब्रीड है, तो नेचुरली क्या होगा सारे गैमेट्स एक जैसे रहेंगे। वैसे इधर भी क्या होगा कि दो गैमेट्स तैयार होंगे, Y एंड कैपिटल R, Y एंड कैपिटल R, ओके। देन फिर से अब क्या होगा, ये दो गैमेट्स और ये दो गैमेट्स, तो यहाँ पर चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। क्या होंगे वो कॉम्बिनेशन? कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R, ओके। इनको कंबाइन करो, अगर हमने इनको कंबाइन किया तो क्या आएगा यहाँ पर? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। और इस तरीके से यहाँ पर आपको चार सीड्स मिलेंगे, ओके। जब आप इन चारों सीड्स को ग्रो करेंगे तो इनसे जो ग्रो होने वाले प्लांट्स रहेंगे उन सभी के सीड्स येलो रहेंगे और राउंड रहेंगे। सीड कैसे रहेंगे? येलो एंड राउंड, चारों के चारों सेम रहेंगे, येलो एंड राउंड। क्यों? क्योंकि ये सबके सब हाइब्रिड है, सबके सब हाइब्रिड है। और हेटेरोजाइगस सिचुएशन में क्या होता है कि ओनली डोमिनेटिंग ट्रेट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के चार प्लांट मिलेंगे आपको, चारों के भी सीड कैसे रहेंगे? येलो एंड राउंड, ओके। और चारों भी हाइब्रिड रहेंगे, हेटेरोजाइगस, ओके। नाउ उसने इसके बाद क्या किया, अब ये चारों भी एक जैसे, तो उसने इसमें से दो सिलेक्ट कर दिया, इनमें से कोई दो सिलेक्ट किया, फिर इनको ग्रो किया और बाद में इनकी सेल्फिंग कर दिया, इनकी क्रॉसिंग कर दिया वहां पर, तो इनमें क्या हो गया कि द रिजल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या हो गया यहाँ पर कि सी हमारे पास में अब दो इस तरीके की सिचुएशन है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ओके। ये सब कुछ मदर प्लांट है, ये फादर प्लांट है। तो अब मदर की बॉडी के अंदर जो गैमेट्स तैयार होंगे वो गैमेट्स के अंदर चार पॉसिबिलिटीज होगी, ओके। अब यहाँ पर क्या होगी? चार पॉसिबिलिटीज है। कैसे? देन कैपिटल Y कैन गो विद कैपिटल R, कैपिटल Y कैन गो विद स्मॉल r, और स्मॉल y कैन गो विद कैपिटल R एंड स्मॉल y कैन गो विद स्मॉल r। ये चार पॉसिबिलिटीज के, ऐसे ही सेम टू सेम चार पॉसिबिलिटीज इसके भी रहेंगे, ओके। और फिर उनकी क्रॉसिंग होंगी, तो उनकी क्रॉसिंग में क्या होगा देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा बना के लिखता हूँ इसको ताकि हम उसको क्लियरली समझ सके। तो ये कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, ये चार हो गए। देन नेक्स्ट ये मतलब सपोज ये फादर के गैमेट्स, देन अभी मदर के गैमेट्स को हम वर्टिकली लिख लेते हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, ये हो गया एक, ओके। एक ओके, ये हो गया एक। देन फिर कैपिटल Y देन स्मॉल r,
देन ये दूसरा आ गया, देन फिर क्या हो गया, इस स्मॉल y कैपिटल R, देन और लास्ट में आ गया स्मॉल y स्मॉल r। ओके, नाउ अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। ओके सर ये वाला फिर से समझाओ ना, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर फिर से समझाएंगे। क्या होगी, ओके इसके पास में हाइट मतलब कलर के लिए दो जीन्स है, शेप के लिए दो जीन्स है। ओके तो ये कैपिटल वाई इस आर के साथ में भी जा सकता था, ये पॉसिबिलिटी है। कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ में चला गया तो ये पॉसिबिलिटी होंगी, और ये इसके साथ चला गया तो ये पॉसिबल रहेगा, और ये इसके साथ गया तो ये पॉसिबल रहेगा। प्रोबेबिलिटी ओके, 2/2 में 4 ही प्रोबेबिलिटी होगी। ओके तो इस तरीके मदर की गैमेट्स। सर पर आपने तो बोला था कि वो एक दूसरे के अंदर वो नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। वैसे कहाँ किया मैंने क्रॉस? अरे भाई ये तो क्या हो गया, जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। अब सपोज मान ले मेरी बॉडी के अंदर दो जीन्स है, मेरी बॉडी के अंदर दो जीन्स है कलर के लिए, एक मेरे पापा का कलर है और एक मम्मी का कलर है। ओके और दूसरा क्या हो गया कि मेरी बॉडी के अंदर बालों के टेक्सचर के लिए भी दो जीन्स है, एक मम्मी का एक पापा का। तो मेरे जो दो बेबीज है बेटे हैं, मतलब जो गैमेट तैयार हो गए बॉडी के अंदर, तो उनको किसी को मेरे पापा का हेयर का टेक्सचर मिलेगा, किसी को मम्मी के हेयर का टेक्सचर मिलेगा, किसी को पापा का कलर मिलेगा तो किसी को मम्मी का कलर मिलेगा, लेकिन किसको क्या मिलेगा हम वो बता नहीं सकते हैं। ओके तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में क्या होता है कि जीन्स मिक्स अप होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ओके मैं आपको समझाता हूँ, पहले वही समझना है आपको, दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर। ठीक है सर। ओके देन नाउ सी क्या होगा यहाँ पर। ओके तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब ये दोनों गैमेट्स मिल जाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये मिल गया तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके देन सिंपल है, जैसा हम वो टेबल लिखते थे बचपन में, मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का टेबल, उस तरह से लिखना है उसको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके कैपिटल आर। ओके इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, देन फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ओके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, देन इधर क्या हो जाएगा अभी, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन इधर क्या आएगा, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन ये दोनों में भी स्मॉल वाई कैपिटल आर। ओके फिर अब क्या आएगा यहाँ पर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस तरीके से यहाँ पर अभी टोटल 16 कॉम्बिनेशन हो गए, 4 4 16 कॉम्बिनेशन। ओके अब फिर से आप जीन्स की तरफ ध्यान दो, इसके पास में दोनों भी जीन्स डोमिनेटिंग है, ये कैसा रहेगा, येलो एंड ब्राउन। मैंने इसको सर्कल कर दिया, येलो एंड ब्राउन। ओके लुक एट दिस, इसके पास एक कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी रहेगा येलो एंड ब्राउन, कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो एंड ब्राउन, कैपिटल आर येलो एंड ब्राउन, कैपिटल वाई येलो एंड ब्राउन, कैपिटल वाई कैपिटल आर 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 येलो एंड ब्राउन। इस तरीके से यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बनता है, ऐसा याद रखना, इजी वे लर्न करने के लिए क्या होता है, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन और ये डायगोनल, ये बीच में का छूट जाएगा सिर्फ, इतने पूरे आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर येलो एंड राउंड, क्या मिल गया आपको यहाँ पर, इतने सारे येलो एंड राउंड। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो हमारे पास में येलो एंड राउंड कितने मिल गए हमको, टोटल 9। ओके नाउ लुक एट दिस, येलो एंड रिंकल्ड, येलो इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, सो येलो एंड रिंकल्ड, मैंने इसको कट कर दिया, ये येलो एंड रिंकल्ड, इसको भी कट कर दिया, फिर येलो एंड रिंकल्ड, इसको भी कट कर दिया। ओके देन ये कितने हो गए आपके, 3, येलो एंड रिंकल्ड आपको मिल गए 3। ओके नाउ लुक एट दिस, ग्रीन एंड राउंड,
ग्रीन एंड ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ग्रीन एंड ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन, ये कितने मिल गए आपके, ग्रीन एंड ब्राउन आपके पास आ गए 3। ओके, लुक एट द लास्ट वन, इट इज ग्रीन एंड रिंकल्ड। कैसा है वो, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड 1। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर अब हमने इन सब चीजों को हटा दिया इधर से, ओके, इन सब चीजों को यहाँ से हटा देने के बाद में, ओके, देन अगर अब हम इन पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था हमारे पास में था कौन सा, हमारे पास था येलो एंड रिंकल्ड, क्या था, येलो एंड रिंकल्ड, ओके, और एक था ग्रीन एंड ब्राउन, थोड़ा कैसा था, ग्रीन एंड ब्राउन। लेकिन जब हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो जो रिजल्ट आया उसके अंदर जो ऑप्शन मिले वो कैसे हैं, येलो एंड ब्राउन। ये तो पहले था ही नहीं, ये नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ओके, वैसे ही दिस ग्रीन एंड ब्राउन रिंकल्ड, ये भी पहले था ही नहीं। ओके, अब ये भी आ गया। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर, कहने का मतलब कि जब हम डाई हाइब्रिड को स्टडी करते हैं या इन जनरल, सी शॉर्टकट में समझने की कोशिश करो, इसको भी इजीली हो जाएगा आपके लिए। सी जब दो जीन्स जो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होते हैं, two genes for the two different characteristics, when they get separated from each other they do not influence or blend each other, they do not influence or blend। see अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है तो भी इन्फ्लुएंस या ब्लेंड नहीं करेंगे, और दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है तो भी इन्फ्लुएंस या ब्लेंड नहीं करेंगे। ओके, एंड they will be arranged randomly, they will be arranged randomly। ओके, अब ये हम नहीं बता सकते। ऐसे क्या हो गया कि जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वहां पर 4 गैमेट्स थे और इधर 4 गैमेट्स थे, 4 फादर के गैमेट, 4 मदर के गैमेट, तो 2 गैमेट से एक जाइगोट बनता है, तो 4 ही सीड बनने थे। टोटल कितने सीड्स बनने थे आपके, 4, लेकिन 16 पॉसिबिलिटी है। वो 4 जो सीड्स रहेंगे उसमें ये 16 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, मगर किसमें कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी ये कोई नहीं बता सकता है, बिकॉज द जीन्स गेट अरेंज्ड रैंडमली, द जीन्स गेट अरेंज्ड रैंडमली। ओके, तो क्या होता है, सी जैसे अभी उसका टोटल जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, देखो यहाँ पर, द फैक्टर्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, okay, when they are separated then they get separated without influencing and blending each other and they get arranged randomly. This is called as the law of independent assortment, law of independent assortment, that the genes are separated independently and arranged randomly, genes are separated independently and arranged randomly, okay, or genes are transferred independently and arranged randomly, ये उसका स्टेटमेंट है। ओके, अब यहाँ देखो क्या होता है, खास इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, देन ठीक, मतलब इन शॉर्ट वो क्या बताना चाह रहा था, सपोज एक लेडी है, ओके, उसकी हाइट कम है और बाल बड़े हैं, तो जो उसकी हाइट है उसका एक जीन है और बालों के लेंथ के लिए दूसरा जीन है। ओके, देन तो जो बालों के लेंथ वाला जीन है, ओके, वो हाइट वाले जीन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बालों की लेंथ कम हो गई और लेडी की हाइट बढ़ के आ गई, बच्चे की हाइट बढ़कर आ गई, नहीं, जो बालों वाला जीन्स है वो बालों के लिए ही है, जो हाइट वाला जीन्स है वो हाइट के लिए है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ओके, प्लस ओके, जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे को वो लंबे बालों वाला जीन्स ही, हो सकता है उसको उसके पप्पा का जीन्स मिल गया, हो सकता है उसको उसके पप्पा का जीन्स मिल गया। इस तरीके से क्या होता है कि जीन्स गेट अरेंज्ड रैंडमली, दे गेट अरेंज्ड रैंडमली। ओके, मैं इसका आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, एक बहुत मतलब अच्छा कॉमेडी हंसी तो भी कर सकते हैं हम उसकी, किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक राइटर था, यूरोपियन प्ले राइटर, आपने नाम भी सुना होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सुना है किसी ने नाम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, देन he is the most celebrated playwright after Shakespeare, बहुत फेमस आदमी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, मगर ऐसे दुनिया में आपको पता है कि सिर्फ जो नंबर 1 होता है उसी को याद रखते हैं, बाकी लोगों को हम भूल जाते हैं। ओके, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ओके, देन तो उसके पास में एक दिन एक लेडी आई, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन दिखने में बहुत ही बदसूरत था। ओके, एक दिन उसके पास में एक लेडी आई और वो लेडी जो थी तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ओके दिमाग से पैदल थी। ओके, अब उसने जाके उसको शादी के लिए प्रपोज किया कि जस्ट इमेजिन अगर हम लोग शादी कर लेते हैं और हमारे बच्चे पैदा होते हैं जो दिखने में मेरे जैसे हो और उनका दिमाग आप जैसा हो, तो व्हाट अ नोबल कॉम्बिनेशन इट विल बी।
ओके, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत सोचा और सोच के उसको बताया कि व्हाट इफ द अपोजिट हैपेंस। ओके, मेरी जैसी शक्ल और आपके जैसा दिमाग। ओके, और उसने उसको रिफ्यूज कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि किसको कौन सा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ये होता है ट्रायल एंड एरर। ये क्या होता है? ट्रायल एंड एरर वाला मेथड होता है। देन अगर सपोज दुनिया में कोई आदमी ये बता सकता है कि देन कौन से बेबी को कौन से जीन्स मिलने वाले हैं, तो अमीर लोगों के बच्चे कस्टमाइज होते हैं। अमीर लोगों के बच्चे कस्टमाइज होते थे फिर तो कि हमको बाल ऐसे चाहिए, हमको स्किन ऐसी चाहिए, हमको ये वैसा चाहिए, वो वैसा चाहिए। देन ओके, ओके, किसी का भी डीएनए का एक पार्ट काट के इधर लगा डालते हो तो। ओके, एक मूवी भी बनी है उस पे, स्प्लाइस। ओके, स्प्लाइस का मीनिंग ही होता है कि दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नया टुकड़ा बनाना। ओके, वो स्प्लाइस में वो साइंटिस्ट क्या करता है, एक दो अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बनाता है और उसको एक सेल में डालता है, उससे डेवलप होकर वो एक लड़की बनती है। ओके, बाद में पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि वो कुछ और भी कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, नाइस मूवी इट इज। तो होता क्या है कि दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि किसको कौन से जीन्स मिलने वाले हैं, बिकॉज द जीन्स आर अरेंज्ड इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली। ओके, ये सिर्फ हमको जैसा बेबी चाहिए वैसा बेबी सिर्फ और सिर्फ ट्रायल और एरर मेथड से ही मिल सकता है। जैसे मैं आपको दूसरा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो फादर होते हैं, तो फादर की बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो पहले 22 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल। फादर में वो कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल। उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। लेकिन जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है तो एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एक्स क्रोमोसोम और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ओके, वैसे मदर की बॉडी में भी क्या होता है, देयर विल बी 22 ऑटोसोम्स। ओके, लेकिन जो दो आखिरी के क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों भी बड़े होते हैं एंड दे बोथ आर XX। ओके, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट को यहाँ पर Y क्रोमोसोम मिलेगा और एक को X क्रोमोसोम मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों को भी XX क्रोमोसोम मिल जाएंगे। दोनों को भी क्या होगा? XX क्रोमोसोम मिलेंगे। किसमें? मदर की बॉडी में। ओके, और फादर की बॉडी में एक को मिलेगा X और एक को मिलेगा Y। अब अगर सपोज यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है तो उस कॉम्बिनेशन के बाद में क्या होगा कि फादर की बॉडी में X और Y था, ओके, और मदर की बॉडी में सिर्फ XX था। अगर फादर का Y मदर की इस X से कंबाइन होता है तो यहाँ पर एक बेबी बॉय पैदा होगा। अगर ये Y इस X से कंबाइन होता है तो भी एक बॉय पैदा होगा। लेकिन अगर फादर का X मदर के पहले X से कंबाइन होता है तो एक बेबी गर्ल पैदा होगी, और ये दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो फिर गर्ल पैदा होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, 50% चांसेस होते हैं कि बॉय पैदा होगा और 50% चांसेस होते हैं कि गर्ल पैदा होगी। ओके, लेकिन दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि कब बॉय रहेगा और कब गर्ल होगी। ओके, हमको कब पता चलता है कि वो बॉय है या गर्ल है? जब उसकी बॉडी डेवलप होने लगती है और जब उसके जेनिटल मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओके, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, तब जाके सोनोग्राफी से पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। ओके, और उसके बाद में उसको मारने की इजाजत नहीं मिलती है। इसीलिए क्या होता है कि वो फीमेल फिक्टिसाइड जो है तो वो लीगली बैन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमको देखकर समझ में आएगा सोनोग्राफी में कि वो लड़का है या लड़की है, तब तक का वो जिंदा होता है, मतलब वो एक इंडिविजुअल बन चुका होता है। ओके, वो इसलिए उसको मारने की इजाजत नहीं मिलती। तो अब होता है क्या, मान लो सपोज किसी को बेटा ही चाहिए। ओके, दंगल मूवी देखी आपने? दंगल में आमिर खान को बेटा ही चाहिए रहता है, तो दे टेक फर्स्ट चांस, एक बेटी पैदा होगी, नो प्रॉब्लम। ओके, याद रखना 50% चांस बेटे के और 50% चांस बेटी के है, लेकिन ये सिर्फ एक ही इवेंट के लिए है। ओके, एक बार बेटी पैदा होगी वो इवेंट खत्म हो गया। अब फिर से अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो फिर से 50-50 चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे पैदा होंगे तो 4 में से 2 बेटे रहेंगे और 2 बेटियां रहेंगी, नहीं, हर इवेंट अलग से होता है। तो क्या होगा, फिर से बेटी पैदा होगी, फिर से दे टेक द चांस। ओके, फिर से बेटी पैदा होगी, देन अगेन दे टेक द चांस, फिर से बेटी पैदा होगी। देन बेचारे अच्छे शरीफ माँ बाप थे, देन समझदार माँ बाप थे, इसलिए 4 के बाद में रुक गए। ओके, देन अगर आप जाके देखोगे ना तो सोसाइटी में कुछ लोग कैसे होते हैं पुराने जमाने के, देन जिनको सिर्फ बेटा ही चाहिए तो होता था। देन ओके, 10 बेटियों के बाद में एक बेटा। मेरा बहुत करीबी दोस्त है, देन वो 10 बहनों के बाद पैदा हुआ था। ओके, व्हाई? बिकॉज नोबडी कैन से। ओके, दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि कब उसको कौन जीन्स मिलने वाले हैं।
ओके हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है ट्रायल एंड एरर वाला, ये एक्सपेरिमेंट अरब कंट्रीज के अंदर हजारों सालों से चला आ रहा है, मगर ओनली विद द हॉर्सेस, ओनली विद द हॉर्सेस। वो लोग क्या करते हैं कि देन अलग अलग टाइप के घोड़े खरीद के लाते हैं, प्योर ब्रीड के, और उनकी क्रॉसिंग करवाते रहते हैं। ओके ऐसे समझो कुछ हजार क्रॉस के बाद में ओके एक ऐसा घोड़ा पैदा होता है जिसके अंदर पूरे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके और वही घोड़ा रेस में दौड़ता है और वो जीतता भी है हर साल। ओके और बाकी जो बच्चे हुए हैं तो उनको बेचारों को क्या है, शादियों में काम में आते हैं या फिर म्यूल्स दर माल ढोने के लिए काम में आएंगे। ओके हम ह्यूमन के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि देन ह्यूमन के साथ के अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके देन दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि कब किसको कौन से जीन्स मिलने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स द जीन्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स get separated without influencing or blending each other, and they are transferred independently and arranged randomly. They are transferred independently and arranged randomly. ये उसका स्टेटमेंट। ओके चलो आज हम यहाँ रुक जाएंगे। ओके बाकी का पार्ट कल पढ़ के इसको खत्म कर डालेंगे। ओके कल हमारा क्लास है, फ्राइडे है कल, नहीं हमारा क्लास सैटरडे को डायरेक्ट, सैटरडे को संडे को फाइव की जो पढ़ा उसी का ड्रेस रखना। हाँ सर, हाँ सर। सर दूसरी बात मैं ये बोल रहा रिटर्न या फिर एमसीक्यू नहीं रिटर्न अभी सर, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस, ये पनट, एक सेकंड सर, ये पनट स्क्वायर की थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाना सर। तो कल एग्जांपल निकालना दो चार, स्कूल में टीचर ने दिया मैं दो चार एग्जांपल। नहीं तो आपने वो जो बुक दी उसमें से करते बेस्ट चलेगा, मैं निकाल के रखता हूँ दो चार एग्जांपल। हाँ आपकी वो दूसरी, आपने वो जो बुक दी थी ना पहले, बायोलॉजी जेरोक्स दी थी आपने, उसमें से करते। हाँ 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 वो आपने अभी जो दी उसको एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे। चलेगा, ठीक है ला लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर।